मटेरियल को ट्रैक कर रहे हैं। क्वांट के रूप में हम कह सकते हैं कि वह जो भी प्रोक्योरमेंट कर रहा है उसके अनुसार अकाउंटिंग एंट्री और जीएल अकाउंट सैप में इन्वेंट्री करते समय ट्रिगर हो जाएगा। नहीं, मैंने पूछा था कि अलग अलग इन्वेंट्री ऑपरेशन क्या हैं, जैसे कि किस तरह के गुड्स मूवमेंट्स आप जानते हैं। हाँ, तो मूल रूप से मानक गुड्स मूवमेंट्स जैसे 101 MH और गुड्स CSU2 कॉस्ट सेंटर। इसके अलावा कोर CSU2 सब कॉन्ट्रैक्टर और कभी कभी यह 103 होगा और GR ब्लॉक स्टॉक 105 को रिलीज करना होगा और कभी कभी हम इसका बहुत कम उपयोग करते हैं। हम इसका उपयोग 301, 301 और 303 करते हैं। ठीक है, यहाँ देखें, जॉब डिस्क्रिप्शन में कहा गया है कि यह एक फंक्शनल सपोर्ट या इम्प्लीमेंटेशन रोल होगा जो ज्यादातर इन्वेंट्री मैनेजमेंट से संबंधित प्रोजेक्ट से संबंधित होगा। ठीक है, जब मैंने पूछा कि अलग अलग गुड्स मूवमेंट क्या है, मैंने नहीं किया। आपको सैप मूवमेंट टाइप्स और सभी पर जाने की जरूरत नहीं है। आप बस ये बता सकते हैं कि गुड्स रिसीव्ड, ठीक है, पीओ के साथ गुड्स रिसीव्ड और बिना किसी रेफरेंस के, या गुड्स इश्यू, ठीक है। माल के मामले में भी हमारे पास ठेकेदार को जारी किए गए माल और लागत केंद्र के लिए माल जारी करना, स्क्रैपिंग के लिए माल जारी करना, परियोजना के लिए माल जारी करना, ठीक है। इस तरह के अच्छे मुद्दे और स्थानांतरण, स्थानों के बीच, भंडारण स्थानों के बीच और संयंत्रों के बीच स्थानांतरण, ठीक है। स्टॉक प्रकार के बीच जैसे गुणवत्ता से अशांति, अप्रतिबंधित से अवरुद्ध, ठीक है। इस तरह के स्थानांतरण, ठीक है। भौतिक इन्वेंट्री से संबंधित पोस्टेज। तो आपको उस तरह की उच्च स्तरीय प्रक्रियाओं को बताने की आवश्यकता है जिसका आपको उल्लेख करने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर सवाल यह है कि किस प्रकार का मूवमेंट उपलब्ध है या फिर ट्रांसपोर्टिंग और सभी के बीच क्या अंतर है, तो आप संबंधित डेटा के बारे में स्पष्टीकरण के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। तो ओ सर, ओ यह एम इन्वेंट्री प्रबंधन के साथ POSA PMMPO से संबंधित नौकरी है। तो दोनों पहलुओं के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। यह MMPO और MM इन्वेंट्री प्रबंधन दोनों है। ठीक है, मेरे सामने जो भी JDI था वह इन्वेंट्री प्रबंधन था। वैसे भी मैं कुछ और कवर करूंगा। ठीक है, अगर आप किसी भी दस्तावेज की तरह माल की रसीद या नोट प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। और हाँ, आप उसे माल की रसीद में कैसे प्रिंट करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह हम टी कोड में प्रिंट कर रहे हैं, जैसे MB02। उसके बाद आउटपुट प्रिंट करने का एक विकल्प है, तो हम उसे प्रोसेस कर सकते हैं। हम उस चेकबॉक्स को चेक कर सकते हैं और अपने आवश्यक मटेरियल दस्तावेज के अनुसार हम उनके क्लाइंट की आवश्यकता के अनुसार आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, किसी भी GR नोट या ग नोट को प्रिंट करने के लिए एक अलग ट्रांजैक्शन कोड है। ट्रांजैक्शन क्या है? प्रिंटिंग के लिए ट्रांजैक्शन कोड। क्षमा करें सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, MB90 नाम का एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, वह ट्रांजैक्शन कोड MB90 MB90 है। हाँ, इसका उपयोग मटेरियल दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। स्टोरेज लोकेशन और प्लांट के बीच माल ट्रांसफर जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या अंतर है? स्टोरेज लोकेशन में हम मटेरियल को केवल एक प्लांट के भीतर ही ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जब हम ट्रांसफर चुनते हैं तो प्लांट से प्लांट में ट्रांसफर पोस्टिंग का पता लगाते हैं। एक प्लांट स्टोरेज लोकेशन से हम प्लांट से प्लांट बी तक दूसरे प्लांट स्टोरेज लोकेशन पर भेज सकते हैं। हम अपना मटेरियल भेज सकते हैं। यही प्रक्रिया है। दरअसल मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आप एक ही प्लांट में स्टोरेज लोकेशन के बीच ट्रांसफर करते हैं या दो प्लांट के बीच ट्रांसफर करते हैं, तो क्या कोई महत्वपूर्ण अंतर होता है? ठीक है, एक ही प्लांट के अंदर कोई अकाउंटिंग एंट्री ट्रिगर नहीं होगी, लेकिन जब हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करते हैं तो अकाउंटिंग एंट्री होंगी। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री क्या है? BSX प्लस BSX माइनस। BSX क्या है? BSX स्टॉक अकाउंट इन्वेंट्री अकाउंट है। ठीक है, तो अकाउंट कैसे तय होगा? अकाउंट OMW के आधार पर तय होगा,
मोमेंट टाइप ट्रांजैक्शन इवेंट की और अकाउंट मॉडिफायर के अनुसार OBYC सेटिंग्स में एग्जिट जेल अकाउंट ट्रिगर होगा। ठीक है, तो आपका क्या मतलब है कि आप एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कुछ मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर GL अकाउंट कैसे आएगा? BSX में अलग अलग GL अकाउंट होंगे, है ना? लेकिन सिस्टम कैसे पहचान सकता है कि केवल यही GL अकाउंट इस मोमेंट का है? 301 मोमेंट टाइप में हमारे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, जैसे BSX में कुछ सेटिंग्स हैं। हाँ, BSX मोमेंट टाइप से आता है। मैं यही कह रहा हूँ कि BSX में 6 GL अकाउंट हैं। सिस्टम कैसे जान सकता है कि यह GL अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में आना चाहिए? ठीक है, मटेरियल वैल्यूएशन क्लास में उस वैल्यूएशन क्लास के हिसाब से जो भी GL अकाउंट OBYC में असाइन करता है, वह GL अकाउंट अकाउंटिंग एंट्री में दिखना चाहिए। ठीक है, आपको जवाब देना होगा कि BSX पहले से ही 301 असाइन है और उसे स्टॉक अकाउंट मिला है, लेकिन BSX में आपके पास अलग अलग वैल्यूएशन क्लास के आधार पर कई JL अकाउंट होंगे। ठीक है, तो आपको यह बताने की जरूरत है कि स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, उस मटेरियल के लिए कौन सा वैल्यूएशन क्लास असाइन किया गया है। उस वैल्यूएशन क्लास के लिए BSX में जो GL अकाउंट असाइन किया गया है, वो GL अकाउंट ट्रिगर हो जाएगा। आपको यही बताना होगा। BSX पहले से ही सवाल है कि BSX से कौन सा GL अकाउंट आता है, तो मैंने पहले ही बता दिया। BSX आपको BBSX के रूट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, BSX का बेस पहले से ही है। यह एक स्टॉक अकाउंट है जिसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 301 में वह स्टॉक अकाउंट BSX होगा। तो उसके आधार पर वो आपको समझ में आया। ठीक है, तो आपको वैल्यूएशन क्लास के आधार पर बताना होगा कि यह निर्धारित किया जाएगा। जी हाँ, ठीक है, ठीक है, और जब आप किसी भी तरह के गुड्स मूवमेंट की ट्रांसफर पोस्टेड करते हैं, ठीक है, क्या स्टॉक का वैल्यू है या नहीं? ठीक है, तो अगर वैल्यू नहीं है तो आप क्या चेक करेंगे? अगर कोई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, हाँ, कोई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? क्यों कोई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट क्यों नहीं हुआ? हो सकता है कि मटेरियल मास्टर में कोई कीमत न दी गई हो, इसलिए इन्वेंट्री अकाउंट में कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है। मटेरियल मास्टर कीमत, स्टैंडर्ड कीमत या मूविंग एवरेज कीमत कुछ भी नहीं। नहीं, इसलिए अगर कोई कीमत नहीं है तो वह खरीद ऑर्डर से आएगी और जब आप माल प्राप्त करेंगे तो जो भी होगा। ठीक है, अच्छा है। हाँ, इसलिए अगर मटेरियल मास्टर में कीमत नहीं है तो वह पहली बार खरीद के समय खरीद ऑर्डर कीमत से ली जाएगी। ठीक है, तो ये जवाब नहीं है। जब कोई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं होता है तो यह बिना किसी वैल्यूएशन के होता है। तो सबसे पहले आपको यह जांचना होगा कि वह मटेरियल टाइप का है या नहीं, उस मटेरियल टाइप में वैल्यू फ्लैग है या नहीं। जी हाँ, वैल्यू अपडेशन। हाँ, वैल्यू फ्लैग आपके वैल्यूएशन एरिया के लिए मटेरियल टाइप लेवल पर वैल्यू अपडेशन, यह पहली जांच है जो आपको करनी है। ठीक है सर। ठीक है, दूसरी जांच यह है कि अगर यह माल प्राप्त हुआ है तो आपको अपने पीओ पर जाना होगा कि क्या कोई नॉन वैलिडेटेड फ्लैग सक्रिय है। ठीक है सर, खरीद ऑर्डर आइटम लेवल में। ठीक है सर, तो आइटम लेवल पर खरीदारी का उल्लंघन नहीं हुआ है। तीसरी बात, अगर यह सामान्य सामान है तो कोई वैल्यू नहीं आई है, इसका मतलब है कि आपको मोमेंट टाइप भी चेक करना होगा। जैसे कि अगर आप मोमेंट टाइप देखते हैं जैसे 451, ठीक है, उस मोमेंट टाइप के लिए आपके पास कोई अकाउंटिंग वीबी उपलब्ध नहीं होगा। जी सर, उदाहरण के लिए YMJZ। 451 और 451, तो अगर आप यह मूवमेंट टाइप देखते हैं, चाहे वह मूल्यांकन किया गया हो या मानक मूल्य वाला, चाहे वह कोई भी हो, अगर आप इस 451 का उपयोग करते हैं तो कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी और मूविंग एवरेज प्राइस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इस मूवमेंट टाइप में कोई अकाउंट ग्रुपिंग नहीं है। यह पूरी तरह से गैर मान्य माल की आवाजाही नहीं है। ठीक है सर। यह वह है जिसे आपको जांचना होगा। जैसा कि मैंने आपके मटेरियल टाइप के लिए बताया था, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि मटेरियल टाइप में वैल्यू फ्लैग है या नहीं।
जी सर। ठीक है। संबंधित मटेरियल टाइप में वैल्यूएशन फ्लैग है या नहीं? ठीक है, तो आपके वैल्यूएशन एरिया कॉम्बिनेशन के लिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वेल वैल्यू फ्लैग हो। अगर वैल्यू फ्लैग नहीं है तो जब भी आप उस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको गुड्स मूवमेंट्स के दौरान कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं मिलेगी। जी सर। जी सर। ठीक है। जी सर। तो यह वैल्यू फ्लैग है जिसे आपको देखना होगा। ठीक है, यह पहला चेक है और दूसरा चेक जिसका मैंने उल्लेख किया था वह खरीद ऑर्डर और नॉन वैल्यूएटेड में है। हाँ, यह आमतौर पर तब होता है जब यह माल प्राप्त होता है लेकिन आपके प्राप्त माल में किसी भी प्रकार के अकाउंटिंग दस्तावेज नहीं होते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि आपको पहले यह वैल्यू फ्लैग चेक करना होगा। वैल्यू फ्लैग भी है, फिर आपको यह चेक करना होगा कि क्या ये फ्लैग है सर। एक और बात, अगर हम फ्री गुड्स पर क्लिक करते हैं, जैसे कि अगर हम हु में अपने इनवॉइस चेकबॉक्स को अनचेक करते हैं, तो यह कोई भी अकाउंट डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा। या उदाहरण के लिए देखें, अगर आपके पास ये फ्लैग है GR नॉन वैलिडेटेड, तो किसी भी प्रकार का कोई मूल्य नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, ये 3 चीजें आप इसे सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, और आप यह कैसे नियंत्रित कर सकते हैं कि किसी मूवमेंट टाइप के लिए कारण की आवश्यकता है या नहीं? आप मूवमेंट टाइप के लिए अनिवार्य कारण कोड को अनिवार्य बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप सेटअप कहाँ करते हैं? इन्वेंट्री में खरीदारी के लिए इमेज सेटिंग्स में मूवमेंट टाइप का कारण। एक सेटिंग है जिसे मूवमेंट के लिए क्षेत्र निर्दिष्ट करना कहा जाता है। हम प्रत्येक मूवमेंट के लिए उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, OMJ में भी यही है, मूवमेंट टाइप को परिभाषित करें। ठीक है, हमारे पास प्रति मूवमेंट कारण होगा। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आपको मूवमेंट के लिए कारण बनाना होगा। फिर जब आप फील्ड चयन पर जाएं तो आपको मूवमेंट फील्ड के लिए कारण रखना होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप नहीं जानते हों। हाँ, यह एक GRUND, यह एक इस फील्ड को एक आवश्यक प्रविष्टि के रूप में बनाना चाहिए। आवश्यक प्रविष्टि। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, आप भौतिक इन्वेंट्री के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप मुझे चरण दर चरण भौतिक इन्वेंट्री प्रक्रिया बता सकते हैं? भौतिक इन्वेंट्री में सबसे पहले हम भौतिक इन्वेंट्री प्रक्रिया बनाते हैं। सबसे पहले में हम वास्तव में भौतिक इन्वेंट्री अवधारणा में अपने सिस्टम मान को वास्तविक भौतिक मान के रूप में मिलाते हैं, चाहे वह मेल खा रहा हो या नहीं। तो सबसे पहले हम ये जांचते हैं कि कितना स्टॉक उपलब्ध है, फिर हम गिनती करते हैं, उसके बाद हम अंतर को दूर करते हैं। तो भौतिक इन्वेंट्री शुरू करने के लिए टी कोड है। उसके बाद हम बनाते रहते हैं, हम टी कोड MI04 में गिनती करेंगे। उसके बाद हम MI07 में अपनी गिनती साफ कर सकते हैं। तो भौतिक इन्वेंट्री में वास्तव में क्या प्रक्रिया होती है? भौतिक इन्वेंट्री की प्रक्रिया में हम अपने माल की जांच करते हैं कि क्या उसमें कुछ कमी है। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, यदि सिस्टम में 100 स्टॉक हैं, लेकिन भौतिक रूप से 50 या 60 स्टॉक हैं, तो हम 100 स्टॉक जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय हमारे स्टॉक का बेमेल होना या ऐसी किसी भी चीज से बचने के लिए हम भौतिक इन्वेंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके क्या लाभ हैं? उदाहरण के लिए, अगर आपका व्यवसाय कहता है कि अगर आप हर महीने भौतिक इन्वेंट्री रखते हैं तो आपको क्या लाभ मिल सकता है? ठीक है, आप कैसे समझाएंगे कि आपको क्या लाभ होगा?
जैसे कि मैंने कहा, स्टॉक में कोई बेमेल नहीं होता है। इसलिए माल जारी करते समय, मान लीजिए उत्पादन या बिक्री या कुछ और करना ताकि व्यवसाय सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि हम नियमित अंतराल पर माल को ट्रैक कर रहे हैं, उस समय कुछ रकम कुछ लाख या कार मूल्य की हो सकती है। अगर वह चीजें बेमेल हैं या वह चीजें खो जाती हैं, तो हम ऑडिट भी कर सकते हैं कि वह क्यों खो गई। सामान में बेमेल क्यों है? उस भौतिक इन्वेंट्री से हमारा समय और मूल्य दोनों बच सकते हैं। ठीक है, हम समझा सकते हैं कि हर महीने भौतिक इन्वेंट्री रखने का क्या लाभ है। ठीक है, बुक इन्वेंट्री और भौतिक इन्वेंट्री की हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है, उनमें अंतर है। हम उसे पोस्ट कर सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं। आपको व्यवसाय को बताना होगा कि आप विश्लेषण कर सकते हैं कि हर महीने अंतर क्यों हो रहा है। क्या यह मैनुअल काउंटिंग के कारण है या किसी तरह के मिशन इश्यू के कारण है, या हमें इस तरह के मैनुअल कैलकुलेशन से बचने के लिए किसी तरह के इमिशन की जरूरत है जो फिजिकल और सिस्टम के बीच स्टॉक इनकंसिस्टेंट के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरह का एनालिसिस किया जा सकता है कि किस मटेरियल के स्टॉक में ज्यादा अंतर आ रहा है और उसके पीछे की असली वजह क्या है, और उसकी असली वजह का पता लगाया जा सकता है और मार्केट में चेक किया जा सकता है कि उसके इस्तेमाल के लिए किस तरह के नए इक्विपमेंट उपलब्ध हैं और उस स्टॉक लॉस को कम किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। तो आखिर में फिजिकल इन्वेंट्री हमें फिजिकल स्टॉक और सिस्टम स्टॉक को बराबर करने में मदद करेगी जब हम अंतर पोस्ट करते हैं, लेकिन हर महीने कितने प्रतिशत अंतर हो रहा है और कितनी तेजी से मूविंग मटेरियल हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, और मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को इस पर चर्चा करनी चाहिए और मुख्य वजह का पता लगाना चाहिए और स्टॉप लॉस को कम करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए और असल में क्या हो रहा है। ठीक है, हमें ये समझाने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए, जब आप माल प्राप्त करना और चालान प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे पास दो प्रक्रियाएं हैं, है ना? यदि आप माल प्राप्त करने से पहले चालान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको खरीद आदेश में क्या करना होगा? जीआर आधारित चालान सत्यापन, हमें उसे अनचेक करना होगा। ठीक है, आप इसे डिफॉल्ट रूप से रखना चाहते हैं। डिफॉल्ट रूप से आप जीआर आधारित चालान सत्यापन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप डिफॉल्ट रूप से यह फ्लैग नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यह डिफॉल्ट रूप से रिक्त हो। ठीक है सर, तो जानकारी रिकॉर्ड में हम इसे बनाए नहीं रखेंगे, तो यह पी में नहीं आएगा। हाँ, आप जानकारी रिकॉर्ड में अपडेट कर सकते हैं। यदि आपके पास जानकारी रिकॉर्ड नहीं है, तो आप सीधे विक्रेता मास्टर से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, विक्रेता मास्टर से जानकारी रिकॉर्ड तक यह आएगा, और यदि आप उसे हटाते हैं तो सिस्टम जानकारी कार्ड को अधिक प्राथमिकता देगा, तो यहाँ प्लग अपने आप हट जाएगा। ठीक है, जी सर। इस निःशुल्क सूचक का क्या उपयोग है? ओह, कभी कभी वो विक्रेता कुछ सामान मुफ्त में देना चाहता है जब हम सैकड़ों या हजारों की सामग्री खरीदते हैं, या इस तरह का सामग्री विक्रेता सामग्री को मुफ्त में देना चाहता है। यदि आप मुफ्त संकेतक को चेक करते हैं तो चालान प्रकार दब जाएगा और शुद्ध मूल्य ग्रे हो जाएगा। तो हम विक्रेता से कुछ मुफ्त सामान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई चालान नहीं होगा। नहीं, कोई चालान नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जब आप डेटा सक्रिय करते हैं तो चालान अपने आप हटा दिया जाएगा। ठीक है, वो आप केवल इन्वेंट्री के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एमएम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मेरे एक दोस्त का इंटरव्यू है, इंटरव्यू में हर तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, वे इस तक सीमित नहीं है कि क्या आपने किसी तरह के वो खरीद आदेश रिपोर्ट, खरीद आदेश मानक या वृद्धि खरीद आदेश, किसी भी वो रिपोर्ट या किसी भी तरह के संवर्धन के लिए काम किया है।
ठीक है, तो हमारी पिछली कंपनी में खरीद आदेश जैसे वे हेड या आइटम स्तर के डेटा के साथ संयोजन कर रहे हैं। मान लीजिए खरीद आदेश जारी किए गए हैं या नहीं और वहां क्या स्थिति प्रकार है। कभी कभी वे फेड मान जोड़ रहे हैं। उन सभी मानों को जोड़कर हमने एक इनहेंसमेंट फॉर्म बनाया है जो पीओ से डेटा ले रहा है और एक अनुकूलित उपयोगकर्ता आवश्यकता रिपोर्ट बना रहा है। उस आवश्यकता के लिए आप किस प्रकार की तालिकाओं का उपयोग करते हैं? उसके लिए अधिकांश फील्ड एको और ईकेपीओ से ले रहे थे, जैसे वह रिलीज रणनीति क्या है, क्या ये रिलीज रणनीति के अधीन है या नहीं, या पीओ में उपयोग किए जाने वाले क्रय संगठन, क्रय समूह और विक्रेता क्या है। कितने लाइन आइटम है? तो एक लाइन आइटम के लिए यदि ये 10 है तो रिपोर्ट में केवल यह लिखा होगा कि ये 10 है। 20 यदि इसे हटाने के लिए चिन्हित किया गया है तो यह दिखाएगा कि इसे हटाने के लिए चिन्हित किया गया है। इस तरह की चीजें। मान लीजिए कि पीओ होल्ड पर है, होल्ड के लिए एक फील्ड है, तो इस तरह का फिल्टर वहां है। ठीक है, क्या आप सैप परचेजिंग में किसी भी दो अलग अलग प्रकार की आइटम कैटेगरी बता सकते हैं और मुझे उन आइटम कैटेगरी का उपयोग बता सकते हैं? मैं हमारी सहमति और हमारे सबकॉन्ट्रैक्टर के साथ जाऊंगा। दो अलग अलग आइटम कैटेगरी हैं। आमतौर पर आइटम कैटेगरी खरीद प्रक्रिया में खरीद के प्रकार को परिभाषित करती है। तो मैं कंसाइनमेंट के साथ जाऊंगा। कंसाइनमेंट प्रक्रिया में विक्रेता अपना माल हमारे परिसर में ही रखेगा। कोई तत्काल भुगतान नहीं किया जाएगा, कोई तत्काल चालान नहीं किया जाएगा। हम कितनी मात्रा में माल का उपभोग करते हैं, क्षमा करें। ठीक है, आप मुझे केवल आइटम कैटेगरी का नाम और उसका प्रकार बता सकते हैं। ठीक है, आइटम ठीक है, आइटम कैटेगरी का होगी और सबकॉन्ट्रैक्टिंग आइटम कैटेगरी ला होनी चाहिए। ठीक है, क्या आप सैप में एक नई आइटम कैटेगरी बना सकते हैं? नहीं, हम एसेट में कोई आइटम कैटेगरी नहीं बना सकते। ठीक है, यदि आप रिलीज स्ट्रेटेजी को बनाए रखना चाहते हैं, यदि आप प्रोडक्शन सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले ट्रांजैक्शन कोड को बदलना चाहते हैं, तो रिलीज स्ट्रेटेजी जिसे हम बदलना चाहते हैं, जैसे रिलीज स्ट्रेटेजी वैल्यू, जैसे कि आप जिस कैरेक्टर को बदलना चाहते हैं या कुछ और। ठीक है, हम CL20N का उपयोग करेंगे। हाँ, आप CL20 और CL24 का उपयोग कर सकते हैं। हम दोनों CL20 और CL24 का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या आपको टेबल के बारे में पता है? सही है। जी सर। ठीक है, वेंडर के पास विशेष स्टॉक प्राप्त करने के लिए कौन सी टेबल है? वेंडर के पास स्टॉक के बारे में कौन सी टेबल आपको जानकारी दे सकती है? वेंडर के पास स्टॉक। ठीक है, वेंडर सर के साथ विशेष बातचीत, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, आप MSLB टेबल से प्राप्त कर सकते हैं जो आपको वेंडर के पास विशेष स्टॉक देगा। वेंडर के पास विशेष स्टॉक। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। 3 वे मैच क्या है और 2 वे मैच प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया क्या है? 3 वे मैच में हम PO, GR और इनवॉइस कर रहे हैं। दो तरफा मिलान में PO और इनवॉइस। ठीक है, दो तरफा मिलान के मामले में जब आप इनवॉइस करते हैं तो किस तरह की लेखा प्रविष्टियां आएंगी? दो तरफा मिलान लेखा प्रविष्टियां KBWRX WRXQ जब कोई GR नहीं है। ठीक है सर। तो ठीक है, और जब भी आप जवाब दें तो उन सब शर्तों से बचने की कोशिश करें जिन्हें आप जी क्लियरिंग अकाउंट के रूप में बताते हैं। जैसे आप ठीक कहते हैं, अगर वे चाबी मांगते हैं तो आप ठीक कहते हैं।
उदाहरण के लिए, ठीक है पी जब कोई जीआर नहीं है और सीधे पीओ है और उसके बाद आप चालान रसीद कर रहे हैं तो यह उपभोग खाता डेबिट होगा और वह विक्रेता खाते को क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, उपभोग खाता डेबिट होगा और वह केवीएस होगा और वह विक्रेता खाते को क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कोई जी नहीं होगा क्योंकि कोई माल प्राप्त नहीं हुआ है, तो उपभोग खाता डेबिट और वह विक्रेता खाते को भुगतान के दौरान क्रेडिट विक्रेता खाते को डेबिट मिलेगा और बैंक खाते को क्रेडिट मिलेगा, तो वह ब्याज होगा। और जे का कोई मतलब नहीं। ठीक है सर। आपको बस यह समझना चाहिए कि जब जे आएगा तो माल प्राप्त होगा, तो यह आ से पहले हो सकता है या आ के बाद, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जी क्लियरिंग अकाउंट प्रक्रिया के दौरान प्रभावित होगा। ठीक है, जीआर या आ, लेकिन जब कोई जीआर नहीं है तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस अगर आप उस तर्क को समझते हैं तो आप भ्रमित नहीं होंगे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, अगर आप मैन्युअल रूप से प्रिंट करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए पी के निर्माण के बाद अनुमोदन के बाद, ठीक है, व्यवसाय कहता है कि हम सीधे प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, हम जब चाहे प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पीओ संदेशों में कौन सा विकल्प चुनेंगे? जैसे कि वे तुरंत उस प्रिंट आउट आउटपुट को ट्रिगर नहीं करना चाहते हैं, वे तुरंत ट्रिगर नहीं करना चाहते हैं, वे अपने लेन देन के साथ करना चाहते हैं, तो आप उस पीडीएफ विस्मय अधिबोधक एक कोड को कैसे सेट करते हैं? नहीं 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 नहीं। ठीक है, मैं इसका उत्तर दे सकता हूं। तो मैं जो कह रहा था वह तुरंत वो आउटपुट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, वे मैन्युअली प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सभी स्टैंडर्ड चीजों को भी डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन रिकॉर्ड से ही आप ऑप्शन 3 रख सकते हैं, एक ट्रांजैक्शन के साथ एप्लीकेशन भेजें। ठीक है। जी सर। ठीक है सर। ताकि यह M9F से किया जाए, न कि केवल M प्रिंट करें। हाँ हाँ जी सर। यह M9F के लिए किया जाना चाहिए। और इस सिस्टम में किसी ने नॉय को हटा दिया है, सभी स्टैंडर्ड भी हटा दिए हैं। जी सर। M9F के बारे में मुझे पता था लेकिन मैं बस भूल गया था। ठीक है, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप कंडीशन रिकॉर्ड बनाते समय ही इसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। जो भी उपलब्ध है, उदाहरण के लिए अगर मैं बस जब आप यहां मेंटेन करते हैं तो आप डिफॉल्ट रूप से 3 दे सकते हैं ताकि यह डिफॉल्ट रूप से केवल 3 के रूप में आए और बाद में आप मैन्युअल रूप से M9F कर सकते हैं। हमें उस आउटपुट को ट्रिगर करने की आवश्यकता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, समझ गया। और क्या? 4 का मतलब है प्रिंटिंग। 4 का मतलब है तुरंत प्रिंटिंग। जी सर। हाँ, कोई भी आउटपुट प्रिंट ही नहीं करता, चाहे ईमेल भेजना हो या किसी भी तरह की चीज, आउटपुट तुरंत ग्रीन हो जाता है। ठीक है, अगर ये 3 है तो आपको ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए M9F के साथ चलना होगा। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा सवाल सर। ठीक है, अंत में आप फिजिकल इन्वेंट्री प्रोसेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, और आमतौर पर MA07 को कौन पोस्ट करेगा? MA07 का मतलब है क्लाइंट में प्लांट हेड होगा, मुझे लगता है।
ठीक है, ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में MA07 एक्सेस फाइनेंस को दिया जाएगा। ठीक है, वो लॉजिस्टिक्स टीम वे ही काउंट दर्ज करते हैं, जैसे वे फिजिकल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वे कैलकुलेट करते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, फिर वे अकाउंट चेक करते हैं, फिर वे काउंट दर्ज करते हैं। लेकिन आखिरी अंतर यह है कि चेकिंग और पोस्टिंग ज्यादातर फाइनेंस या किसी हेड को दी जाएगी, ज्यादातर फाइनेंस हेड को सिर्फ वही लोग। और कुछ प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, लॉजिस्टिक्स हेड के पास इसे चेक करने का एक्सेस होगा, क्योंकि पोस्टिंग एक बार जब आप डॉक्यूमेंट पोस्ट कर देते हैं तो सिस्टम लॉस या गेन जनरेट करेगा, है ना? ठीक है, तो वह एक्सेस हेड को दिया जाएगा, यह पक्का है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट, ज्यादातर प्रोजेक्ट फाइनेंस का इस्तेमाल करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो वेरीफाई करने के लिए अधिकृत है और अंतर पोस्ट किए जा सकते हैं। क्योंकि M20 में जब आप अंतर देखते हैं तो आप अमाउंट देख सकते हैं, सब कुछ देखा जाएगा, ठीक है, तो वह पोस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब न दें, कोई क्लर्क या कोई और, कोई नहीं करेगा। ज्यादातर मामलों में खेद 100% विज्ञापन होंगे, ज्यादातर मामलों में। लेकिन आप यहाँ तक कि लॉजिस्टिक्स के पास भी वह एक्सेस नहीं होगा। लॉजिस्टिक्स केवल प्लानिंग अकाउंट में ही एंटर करता है, लेकिन पोस्टिंग के अंतर को ज्यादातर फाइनेंस हेड ही देखेगा, ठीक है, वह इस बारे में ध्यान रखेगा, शायद थोड़ा बदलाव होगा, लेकिन हेड ज्यादातर यह वही रहेगा, ठीक है। लेकिन पोस्टिंग, फाइनल पोस्टिंग को फाइनेंस देखेगा। हाँ सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या आपने किसी तरह की रिलीज प्रक्रिया पर काम किया है, लेकिन क्या आप ईमेल भेज रहे हैं या कोई वर्कफ्लो से जुड़ी चीजें कस्टमाइज्ड? वर्कफ्लो? नहीं, मैंने वर्कफ्लो में काम नहीं किया है, लेकिन मैंने हमारी पिछली कंपनी में रिलीज स्ट्रेटजी में बदलाव पर काम किया था, ठीक है, कुछ सामान्य स्ट्रेटजी में बदलाव और आपने काम किया। जी सर। ठीक है, SAPMM प्रोजेक्ट में आमतौर पर कौन से कटओवर डेटा आते हैं? कट ओवर डेटा ओपन स्टॉक, ओपन POS और ओपन ऑर्डर। वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर का मतलब है? वर्क ऑर्डर का मतलब है सर्विस POS। ठीक है। आप किसी पीओ को ओपन कैसे मानते हैं? अगर पीओ की डिलीवरी हो गई है तो 3 तरह के ओपन पे होते हैं। क्या वो पूरे 2 तरह के होते हैं, पूरी तरह से ओपन या आंशिक रूप से ओपन? अगर पूरी तरह से ओपन है तो 100 आइटम का ऑर्डर, कोई आइटम डिलीवर नहीं हुआ। आंशिक रूप से ओपन का मतलब है 100 आइटम का ऑर्डर, 50 आइटम डिलीवर हुए, 60 आइटम ओपन है, कंप्लीशन क्लास में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 50 ओपन है। लेकिन अगर बिजनेस कहता है कि हमें अब इन मटेरियल की जरूरत नहीं है, तो क्या आप उस पीओ को कट ओवर मानेंगे या नहीं? उस समय हमें ये कहना होगा कि हमें डेटा माइग्रेशन के समय एक नया पीओ बनाना होगा। हम एक नया बनाएंगे, मुझे पता है। तो खरीदार को 200 POS मिले हैं। ये खरीद ऑर्डर हैं जिन्हें हमने वेंडर को ऑर्डर किया था, लेकिन हम मटेरियल का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बिजनेस का कहना है कि हमें इन मटेरियल की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या आप उन POS को कटओवर के लिए मानेंगे या नहीं? नहीं, बिजनेस के हिसाब से उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या सिर्फ डिमांड है? हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, और नए खरीद ऑर्डर आंशिक मात्रा या पूरी मात्रा के साथ बनाने का उद्देश्य क्या है? बिजनेस का उद्देश्य क्या है? जब भी हम आंशिक मात्रा या पूरी मात्रा के साथ खरीद ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है, और बिजनेस का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य? मान लीजिए कि उनके पास 50 मात्रा है जिसका उन्होंने ऑर्डर दिया है और 25 उन्हें प्राप्त हुए हैं। अगर आप पहले 25 POS बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप नए खरीद ऑर्डर बनाते हैं तो हमारे लिए SAP में डेटा माइग्रेट करना आसान होगा। ठीक है, आप सीधे जवाब दे सकते हैं कि भविष्य में वेंडर द्वारा मटेरियल भेजा जाएगा, ताकि भविष्य में जब वेंडर मटेरियल को वेयरहाउस में भेजेगा तो उस समय SAP उनके ERP सिस्टम में होगा ताकि वह मटेरियल SAP को प्राप्त हो सके। इसलिए जब वे मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पास एक पीओ होना चाहिए। ठीक है, इसलिए सभी POS बनाए जाने चाहिए और SAP सिस्टम में उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि जब मटेरियल आए तो वे कोर्स का रिजल्ट कर सकें। ठीक है, तो कुल मिलाकर सवाल और समझाने का तरीका भी अच्छा है। ठीक है,
तो आप अपने स्किल सेट और आप जिस पर काम कर रहे हैं और जिस पर आप तैयारी कर रहे हैं उसके आधार पर रिवीजन करें। तो बस रिवीजन करें और आत्मविश्वास से बात करें। मुझे लगता है कि कमोबेश सवालों के जवाब ठीक हैं।